नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल चंगे होंगे, भले होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इस समय एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज़ पर। हमारे चैनल पर इस समय चल रही है इम्पॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज़, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं और ये है चौथा वीडियो। ये सीरीज़ का ये जो जजमेंट है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो जजमेंट है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया। तो कौन सा ये जजमेंट, आइए हम लोग जानते हैं। यह है शंकरी प्रसाद जजमेंट, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया गया है, एक एक चैप्टर, एक एक छोटी छोटी चीज आपको बताई गई है। जहां से भी क्वेश्चन फंसने की कोई उम्मीद है वो चीज आपको क्लियर की गई है। चलिए आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है पूरा केस। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 की, तो पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, फिर फैक्ट ऑफ केसेस देखते हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। बैकग्राउंड क्या था इसका, पहले हम लोग ये जान लेते हैं बहुत कायदे से। सीन ये था कि पहले चल क्या रहा था उस फेज़ में, इस बात को समझिए कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई थी और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था और वजह थी इसकी जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को वजह माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत 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 ज़्यादा ज़मीन थी, और लगभग 90 से 95% जो पब्लिक थी, हमारे देश की जनता थी, वो पुअर थी और लैंडलेस थी। तब क्या किया जाना था यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट्स शुरू हो गई और वो जो डिबेट्स हुई उसमें ये माना गया कि ये जो लैंड है और इसके जो लॉज हैं इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, लैंड के लॉज में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो अब इसके जो बदलाव है वो लाने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया कि इसमें कुछ चेंज किया जाए और जो एक्स्ट्रा ज़मीन है, जो एक्सेस ऑफ लैंड है, सरप्लस लैंड बचती है, वो बाकी के देश में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जिससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा किया जा सकेगा। तब इसके लिए क्या किया जाना था, इसके लिए क्या है कि इसमें यह बताया गया कि ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है जो कि आर्टिकल 14 और 15 में दिया गया है, ये काम करके हम लोग इसको इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो जब इतनी बात हुई तो यहाँ पे प्लान हुआ कि जमींदारी को अबॉलिश किया जाए। इसके लिए लाया गया जमींदारी अबॉलिश एक्ट। ठीक, इसके लिए क्या किया गया, आपका जमींदारी अबॉलिश एक्ट लाया गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर मतलब वहाँ पे क्या सीन हुआ, जमींदारी को अबॉलिश कराने का एक प्लान बनाया गया और वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम थी जो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बनकर उत्पन्न हो रही थी, उसको किसी तरीके से दूर करना था। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्तर पे ये काम करना शुरू किया और उन्होंने जो है अपने यहाँ जमींदारी अबॉलिश एक्ट जो है लाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये एक्ट पास करना शुरू किया तो ये चैलेंज होना शुरू हो गए, इनका चैलेंज होना स्टार्ट हो गया। अब इसका चैलेंज होना कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जैसे बहुत सारे जमींदार थे वो लोग सीधे सीधे बोल रहे थे, अपना हवाला दे रहे थे। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है, सब क्लॉज F है, उसमें कहा गया है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी बताई गई है। हमारा ये जो आर्टिकल 19 है इसमें जो है बताया गया ये है राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। अब ये बात लेकर लोग कोर्ट जाने लगे। कहाँ कहाँ गए, यहाँ पे इसके लिए एक बिहार में पटना हाई कोर्ट गए लोग, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश गए और यहाँ पे जाके अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्होंने अपील की। अब क्या हुआ कि जब इसमें ये फंडामेंटल राइट्स में ये लोग जुड़ना शुरू हुए तो पटना में एक केस हुआ, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रोमेश थापर केस हुआ, ब्रिजभूषण केस हुआ। ये सारे केस जो हैं बीच में आते गए और अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर अपील करते गए।
कि भाई हमारी ज़मीन जो है वो अबॉलिश ना की जाए। तो क्या सीन हुआ कि 1950 में कामेश्वर सिंह ने बिहार में जो है केस किया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला कि हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल राइट है, उसका हनन हो रहा है और हमारी इस जो प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब इस एक्ट में इन्होंने क्लियर ये बोला कि भाई हमारा जो है लैंड राइट और प्रॉपर्टी राइट, इसको बिल्कुल आप छेड़िए मत, नहीं छेड़ सकते हैं। हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, आपके फंडामेंटल राइट को किसी तरह से अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। अब पटना हाई कोर्ट ने जो है सीधा सीधा कामेश्वर सिंह के पक्ष में फैसला सुना दिया कि भाई आपकी ज़मीन जो है वो अबॉलिश नहीं की जा सकती है। अब इससे क्या हुआ, इससे समस्या ये आ गई कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो टेंशन में आ गई। वो कही कि भाई ऐसे कैसे होगा, ये अगर यही हवाला देते रहे प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट, ये राइट टू प्रॉपर्टी का, तो हम लोग जो है ये सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं इसमें तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ये हम कर ही नहीं पाएंगे। तब कामेश्वर सिंह जो ये केस है कामेश्वर सिंह का, ये मेन रीज़न बना हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के आने का। तो जो हमारे पार्लियामेंट है इसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। तो समझ रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कहाँ से आया और क्यों आया। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इशू किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें कुछ चीज़ें की गई। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी उसमें ये किया गया कि जो हमारा आर्टिकल 19 था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ये चीज़ क्लियर की गई कि ज़रूरत पड़ी अगर तो आपकी ज़मीन ली जा सकती है अगर कोई सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है हमें। और इस बात को जो आर्टिकल हमारा 31A है और 31B है इसमें इंसर्ट किया गया। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड कर दिया गया। और एक जो 31B है हमारा 31B में ये चीज़ कहा गया, इसमें एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया और 9th शेड्यूल में ये बात क्लियर कर दी गई कि इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में डाला जाएगा उसको कहीं भी हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक के बाद फिर क्या किया इन्होंने कि एक के बाद एक जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म एक्ट थे वो सारे के सारे 9th शेड्यूल में डाल दिए गए। ठीक है, अब उसमें जब डाल दिए गए तो क्या हुआ, तब यहाँ पे सीन आया कि एक सबसे पहला जो केस बना, सबसे जो भयंकर केस बना अपने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद, वो बना सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तब सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बना। अब उसमें उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने जो है 31A और 31B को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। सारे जमींदार एकजुट हो गए, उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, हमारी ज़मीनें यूं ही नहीं जा सकती है। उसी का नतीजा था कि सांकरी प्रसाद ने पहली जो है ये पिटीशन फाइल की। अब इसमें ये बात हुई कि इन्होंने पहली बात तो अपने क्या पॉइंट रखे, इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको पार्लियामेंट किसी भी तरह से अमेंड नहीं कर सकती है। पहला तो इन्होंने ये पॉइंट रखा। फिर दूसरा ये कहा कि 368 में अगर वो अमेंड कर रही है तो आर्टिकल जो 13 है उसमें उसको लॉ मानेंगे। ठीक है, और जब वहाँ पे लॉ मानेंगे तो ये बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, ये चीज़ एकदम क्लियर कहा गया कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो 368 में लाया गया है वो क्लियर कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो आर्टिकल 13 है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। अब जब इतनी बात हुई तो कहा कि अब क्या किया जाए। फिर कोर्ट बैठी, उसने बहुत बारीकी से अध्ययन किया केस का, एक एक पॉइंट नोट किया, उसका डिटेल स्टडी किया और उसके बाद उसने ये बोला कि भाई कुछ भी हो
कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी, और उसने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और उसने ये भी कहा कि ये जो 9th शेड्यूल है, इसमें जो लैंड रिफॉर्म एक्ट डाले गए हैं उसको अपहेल्ड कर दिया जाए। उन्होंने उसको अपहेल्ड कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को हरी झंडी मिल गई, पार्लियामेंट खुश। फिर क्या होता है कि 360 इसने एक बात और यहाँ पे क्लियर की, कहा 368 में कोई भी अमेंडमेंट आता है, ठीक, तो जो सबसे पहले अभी इन्होंने बात नहीं की थी, कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 368 में जो लाया गया है वो हमारे आर्टिकल 13 को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो जिसमें लॉ की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें लॉ डिफाइन किया गया है, उसको जो है प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी कि 368 में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो उसको 13 में लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर ये देखिए, इन्होंने ये क्लियर किया कि अगर 368 में कोई भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट आता है, किया जाता है, तो उसको 13 में लॉ बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो वो आर्टिकल 13 को इन्फ्लुएंस करेगा ही नहीं। सिंपल सा रास्ता निकाल दिया, कह दिया लॉ ही नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट बहुत पावरफुल हो गई, उसके पास पूरी ताकत आ गई। तब यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया, जो पेटिशनर थे उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट जो है ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करती है तो इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसका क्या होगा। तो भाई इस पे कोर्ट ने इस पे भी क्लियर बोला, कहा कि देखिए डीपीएसपी को कभी भी सुप्रीम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। उसने ये चीज़ क्लियर बताई कि डीपीएसपी को कभी भी सुप्रीम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हमेशा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही सुप्रीम रहेंगे। डीपीएसपी हमारा जो है वो लोअर कंडीशन में आता है, और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये हायर है, और फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता डीपीएसपी के लिए। तो अब कहा अब क्या किया जाए भाई। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 46 जो है उसमें सरकार की ने जो SC/ST की जो कंडीशन है, जो हालात थे, उसको सुधारने के लिए कुछ प्रोविजंस लाएगी, ठीक, ये चीज़ वहाँ पे कही गई। तो इसीलिए मतलब जो हमारे शेड्यूल कास्ट वाले हैं या शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उनको किस तरीके से उनको ऊपर लाया जाए, वो जो दबे कुचले हुए थे उनको कैसे बराबर लाया जाए, ये जो इनइक्वालिटी थी इसको इक्वालिटी में कैसे बदला जाए, इसके लिए उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट हैं या फिर जो ज़मींदार हैं उनकी लैंड ले ली जाएगी, और जो गवर्नमेंट है वो भाई उनकी वो लैंड ले रही थी। लेकिन एक बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि डीपीएसपी तो लाओ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, कहा आप डीपीएसपी लाइए, इससे फंडामेंटल राइट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा। फिर इसके लिए पता है क्या हुआ, इसके लिए पार्लियामेंट ने जो है इसके लिए कोर्ट ने जो है एक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक प्रिंसिपल बनाया, इसको लेकर आए ये लोग। फिर कोर्ट ने क्या किया कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियम कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया। इसमें इन्होंने ये क्लियर किया कि आप कुछ भी करिए, ऐसे बनाइए अपना हिसाब किताब कि मान लिया अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप डीपीएसपी को ही पहले प्रायोरिटी दें, लेकिन इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये भी कहा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, ठीक, बहुत बड़ी मतलब हमारी पूरी की पूरी पब्लिक उससे इफ़ेक्टेड हो रही है, या बड़ी जनसंख्या को हम सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं और इससे बहुत कम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो फिर हम लोग
डीपीएसपी को प्राइम वहाँ पर मान भी सकते हैं। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, उसको दरकिनार किया जा सकता है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो दोनों केस में जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसको उस पर फोकस किया जाएगा और उसके लिए काम किया जाएगा। तो अब सिंपल सी बात क्या हुई, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट लास्ट में यही निकला कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। और जो क्या बोलते हैं 13th लॉ हमारा था, उसमें भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई। कहा कि 368 में जो ये जो 13th आर्टिकल 30 में जो हमारा लॉ डिफाइन किया गया है, ये 368 में बिल्कुल 368 को अगर अमेंड किया जा रहा है तो उसे लॉ नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें जो है 368 का जो अमेंडमेंट है वो नहीं आएगा। हमारे जो आर्टिकल 13 का लॉ है उसमें 368 का अमेंडमेंट नहीं आएगा। तो ये थी पूरी कहानी। अब मैं मानता हूं कि आपको ये पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, एक एक चीज़ एकदम कायदे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर वो सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप अगर और वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड या और ज़्यादा क्लियर चाहते हैं, कुछ भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए और अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।